किसे पता था एक गरीब परिवार में जन्मा वो लड़का जो कभी एक कार गैरेज में साफ सफाई करने का काम करता था, एक दिन दुनिया की लीडिंग कार और मोटर बाइक बनाने वाली कंपनी खड़ी कर देगा। हम बात कर रहे हैं होंडा की शुरुआत करने वाले सोइचिरो होंडा की। सोइचिरो का जन्म 17 नवंबर 1906 को एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता की एक साइकिल रिपेयरिंग की शॉप थी, जबकि उनकी मां एक वीवर थी। परिवार की स्थिति कितनी खराब थी इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोइचिरो को मिलाकर उनके 8 भाई बहन थे, जिसमें खराब हेल्थ की वजह से 5 की मौत हो गई थी। बचपन से ही सोइचिरो को गाड़ियों का काफी शौक था। इनफैक्ट जब बचपन में उन्होंने अपनी लाइफ की पहली कार फोर्ड मॉडल टी देखी थी तो वो उसके डिजाइन से इतना अट्रैक्ट हो गए थे कि काफी दूर तक उसके पीछे भागते रहे। उस दिन के बाद से गाड़ियां और ऑयल की स्मेल सोइचिरो के मन में हमेशा के लिए बस गई। वो जानने की कोशिश करते थे कि गाड़ियां कैसे काम करती है। इसमें उन्हें उनके पिता की दुकान से काफी मदद मिली। उस समय जापान में साइकिल बहुत पॉपुलर हो रही थी और इसीलिए उनके पिता की दुकान पर भीड़ ही लगी रहती। सोइचिरो भी काम में उनकी मदद करते और इसी दौरान उन्होंने कई चीज़ें बनाना सीखा। सोइचिरो के बचपन का एक ज़बरदस्त किस्सा आप लोगों को सुनाते हैं। दरअसल सोइचिरो को कार, साइकिल, उनकी रिपेयरिंग में तो इंटरेस्ट था ही, लेकिन पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी जीरो थी, जिसका असर उनके ग्रेड्स पर भी दिखता था। उस समय जापान में स्कूली बच्चों को अपने रिजल्ट पर अपनी फैमिली सील लगभग लानी होती थी, जिससे टीचर को ये पता चल सके कि बच्चे के माता पिता ने उनका स्कोर कार्ड देख लिया है। अब सोइचिरो का स्कोर तो अच्छा था नहीं, लेकिन वो अपने माता पिता को अपना खराब स्कोर नहीं दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी खुद फैमिली सील बना दी। ये काम उन्होंने इतना बखूबी किया था कि उनके स्कूल के दूसरे बच्चे जो अपना रिजल्ट पेरेंट्स को नहीं दिखाना चाहते थे, उन्होंने भी होंडा से उनकी फैमिली सील बनाने की रिक्वेस्ट की। हालांकि सोइचिरो को बाद में इसके लिए पकड़ लिया गया था। मैकेनिकल गैजेट्स के लिए सोइचिरो का जुनून यहीं तक सीमित नहीं था। एक बार तो जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उन्हें पता चला कि आर्ट स्मिथ नाम के एक पायलट बाइप्लेन की एरोबिक कैपेबिलिटीज का डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। वहां जाने के लिए उन्होंने अपने पिता की दुकान के कैश बॉक्स से पैसे लिए और 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर शो देखने गए। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला उनके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं है और इसीलिए उन्होंने पेड़ पर चढ़कर पूरा शो देखा। सोइचिरो की एज लगभग 15 साल रही होगी जब उन्होंने आर्ट सोकाई नाम की एक कंपनी का ऐड देखा कि उन्हें मैकेनिक्स की जरूरत है। हालांकि वहां पहुंचने पर सोइचिरो की सारी एक्सपेक्टेशन पर पानी फिर गया, क्योंकि वहां उन्हें मैकेनिक्स का नहीं बल्कि वहां के ओनर का बच्चा संभालने का काम दिया गया था। सोइचिरो ये काम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वापस जाने पर वो अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करते। लेकिन उनका ये डिसीजन भी सही साबित हुआ। एक टाइम आया जब गैरेज में वर्कर की कमी पड़ने लगी और सोइचिरो को भी मैकेनिक के तौर पर काम करने का मौका मिला। पहले तो उन्हें छोटा ही काम मिला था, लेकिन उनके हार्डवर्क की वजह से जल्दी गैरेज में पॉपुलर हो गए। जब मालिक को सोइचिरो के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें अपने अंडर ले लिया और मैकेनिक के साथ बिजनेस के भी साइड ट्रेनिंग दी। इसके बाद जल्दी सोइचिरो को हमामत्सु में आर्ट सोकाई नाम के एक नई ब्रांच खोलने का मौका मिला। उस टाइम कार रेसिंग का चलन भी बढ़ रहा था। 1923 में सोइचिरो ने अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर अपनी पहली रेसिंग कार आर्ट डाइमलर बनाई। इस कार में एक अमेरिकन कार्टेज बाइप्लेन का इंजन यूज किया गया था। इस कार को 5th जापानीज चैंपियनशिप में उतारा गया और इसने अपनी पहली रेस में फर्स्ट प्राइज हासिल किया। उस समय सोइचिरो की उम्र सिर्फ 17 साल रही होगी, लेकिन सोइचिरो के एक्सीडेंट के बाद उनका मोटर स्पोर्ट्स कैरियर खत्म हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उनकी फैमिली ने उन्हें दोबारा रेसिंग ट्रैक पर उतरने से मना कर दिया था। तब तक 1926 वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। वैसे तो सबको सेना में भर्ती किया जा रहा था, लेकिन कलर ब्लाइंड होने की वजह से सोइचिरो को रिजेक्ट कर दिया गया और उन्हें आर्ट सोकाई में फिर से काम करने का मौका मिला। लेकिन अब सोइचिरो कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमामत्सु की इस ब्रांच को एक अलग ब्रांड बनाने का ऑफर इन्वेस्टर्स के सामने रखा, जिसे इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्शन के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाने का फैसला लिया और टोकाई सेइकी नाम की कंपनी खोली, जिसमें वो पिस्टन रिंग्स बनाते थे। उन्होंने कंपनी शुरू तो कर दी थी, लेकिन इसके लिए उन्हें 2 शिफ्ट करनी पड़ती थी। वो दिन में आर्ट सोकाई में कार रिपेयरिंग का काम करते और रात में पिस्टन रिंग्स बनाने का, लेकिन वो रिंग्स बना नहीं पाते थे, अक्सर फेल हो जाते थे। इसीलिए उन्होंने हमामत्सु इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में मेटलर्जी में एडमिशन लिया। 1939 में उन्होंने अपना पहला पिस्टन रिंग्स बनाया, जिसके बाद टोयोटा ने उन्हें पिस्टन रिंग्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने टोयोटा में 50 पिस्टन रिंग्स के सैंपल भेजे थे, जिसमें टोयोटा ने सिर्फ 3 सिलेक्ट किए, बाकी 47 रिजेक्ट कर दिए। कोई और होता तो शायद हताश होकर बैठ जाता, लेकिन सोइचिरो ने हार नहीं मानी और वो पूरे जापान की कई स्टील मेकिंग कंपनीज में गए ताकि अपनी पिस्टन रिंग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव
इम्प्रूव कर सके। फिर क्या था, धीरे धीरे उन्हें टोयोटा के अलावा और भी बड़ी कंपनी से पिस्टन रिंग्स के ऑर्डर मिलने लगे। अब लग रहा था कि सोइचिरो की लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था। उनकी लाइफ में अभी तो बहुत स्ट्रगल लिखे थे। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया था और सोइचिरो की कंपनी को भी गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया और मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशंस को सौंप दिया। उनकी कंपनी की 41% इक्विटी टोयोटा के पास चली गई और सोइचिरो का डिमोशन प्रेसिडेंट पोस्ट से हटाकर सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर कर दिया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम लेबर्स ने भी रिजाइन कर दिया। वॉर खत्म होने तक सोइचिरो की कंपनी के दोनों प्लान पूरी तरह खत्म हो चुके थे। हालत ये हो गए थे कि उन्हें अपनी कंपनी की सिर्फ 45,000 येन में टोयोटा को बेचनी पड़ी। अब तो लग रहा था मोटर व्हीकल की दुनिया में सोइचिरो का कैरियर लगभग खत्म हो चुका है। तभी 1946 में सितंबर के महीने में कहीं जाते हुए सोइचिरो को इंपीरियल आर्मी के रेडियो के चलाने वाला जनरेटर दिखा। इस जनरेटर को देखकर सोइचिरो को इसे साइकिल में फिट करने का आइडिया है। वैसे तो ये चीजें यूरोप में काफी कॉमन थी, लेकिन सोइचिरो की अप्रोच अलग थी। उन्हें पता था वॉर के बाद देश में काफी तंगी थी, इसीलिए लोगों को सस्ते ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने अपने घर में ही होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। होंडा की ये मोटर बाइसाइकिल काफी पॉपुलर हो गई, इतनी कि जल्द ही होंडा को अपना खुद का इंजन लॉन्च करना पड़ा। शुरू में उनके पास काम करने के लिए सिर्फ 2 वर्कर्स थे। आगे चलकर सोइचिरो ने अपने कंपनी की पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की, जिसकी कीमत उन्होंने काफी कम रखी थी। इसकी वजह से पूरे जापान में होंडा की मोटरसाइकिल की डिमांड काफी बढ़ गई। जापान में तो उन्होंने अपने पैर जमा लिए थे, पर वो अमेरिका और यूरोप में एंटर करना चाहते थे। 1959 तक उन्होंने अमेरिका में भी एंटर कर लिया। इस तरह धीरे धीरे होंडा के व्हीकल्स इतने पॉपुलर हो गए कि 1964 तक होंडा जापान की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई। होंडा की 50 सीसी वाली होंडा सुपर कप जब 1966 में यूरोप और अमेरिका में लॉन्च की गई तो इसने दुनिया में उनकी पॉपुलैरिटी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। आलम ये था कि कई ब्रांड्स की सेल्स मिलाकर भी इस एक मोटरसाइकिल की सेल के बराबर नहीं थी। इसके बाद होंडा ने 4 व्हीलर्स के मार्केट में भी कदम रखा, जिसमें उनका पहला 4 व्हीलर्स एक पिकअप ट्रक था। लेकिन कार्स में असल पॉपुलैरिटी उन्हें होंडा सीबी से मिली, क्योंकि ये गाड़ी काफी फ्यूल एफिशिएंट थी। 1980 तक होंडा जापान की तीसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई थी और 1990 तक ये दुनिया की 3rd बिगेस्ट कार प्रोड्यूसर बन चुकी थी। होंडा ने पिछले साल लगभग 95,000 कार तो इंडिया में ही बेची है, जो कि 7% की YoY ग्रोथ है। तो देखा आपने कैसे एक गरीब लड़का अपनी मेहनत और हार्डवर्क से दुनिया की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर कंपनी बनने में सफल रहा। क्या आपके पास भी होंडा का कोई प्रोडक्ट है? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और सोइचिरो होंडा की ये कहानी आपको कैसे लगी ये भी जरूर बताएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।